All right, so I hope that my voice can reach you out. So yeah, good afternoon everyone. So प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर शुरू किया था और वेक्टर में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि वेक्टर किसे कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। देन हमने रफ डायग्राम देखा था किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है। हम लोगों ने आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब के बारे में पढ़ा था कल, है ना। और फिर हम लोगों ने देखा था लॉज ऑफ एडिशन विच इज़ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स देखे थे। रिजल्ट्स क्या था, वो एंगल हमने देखा था, एंगल का फार्मूला, रिजल्टेंट का फार्मूला देखा था। और यस, वहाँ पे हम लोगों ने लेक्चर को अपना स्टॉप किया था। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं आज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, देन मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा और हम लोग डिटेल करेंगे, है ना। और फिर जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट बता दूंगा तो फिर मैं आपको जो मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, राइट है ना। सो स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट दो। ओके, सो बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है, मतलब लाइक जो मैंने कल आपको बताया था उसी के बेसिस पे मैं आपको ये क्वेश्चन दिया हूँ। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स of magnitudes 5 and 3 making an angle 60 between them। बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है एक दो वेक्टर के बीच में जो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दो वेक्टर हमारे 5 और 3 हो गए विच आर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, उनका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है ना। सो कैसे करोगे, आप ट्राई करो। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद द वेक्टर। ठीक है, मतलब जैसे कि रिजल्टेंट आपने एक बनाया, रिजल्टेंट का अगर आप जैसे वैल्यू लाओगे तो रिजल्टेंट भी तो कुछ एंगल बना रहा होगा ना वेक्टर से, तो वो एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। तो यस, एकदम कल से क्लास से रिलेटेड है, एकदम इसे ट्राई करो और आंसर बताओ। सो अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो इसका जो आंसर आ रहा है रिजल्टेंट का, दैट इज 7। ओके, रिजल्टेंट का जो आंसर है दैट इज 7। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लाइक द करेक्ट आंसर टू द पार्ट 1 इज 7। और पार्ट 2 का आंसर मेरे को भी नहीं पता, तो आई होप तुम लोगों ने निकाल लिया होगा पार्ट 2 का आंसर भी, और तो तुम लोग मेरे साथ मैच कर लेना बेसिकली कि आंसर क्या आया है, राइट। सो देखो क्वेश्चन है मेरे सामने, ये क्या हो गया, एक सेकेंड यार। एक सेकेंड। ये आ गया, राइट। सो देखो, ट्राई किए होगे तो मेरे पास सामने मेरे क्वेश्चन है, राइट। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे जो वेक्टर है दैट इज़ 5 and 3, है ना। तो देखो क्वेश्चन अगर आप डायग्राम भी अगर बनाना साथ में, तो क्या है कि दो वेक्टर 5 and 3 आपस में 60 डिग्री में इंक्लाइंड है। तो लेट्स से कि अगर मैं इसका आंसर लिखने जाऊँ तो पहला वेक्टर मान देता हूँ मैं कुछ इस तरीके का है ना, और दूसरा वेक्टर मान लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके का है। सो मान लेते हैं ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया।
और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। द एंगल विच दीज टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड इज 60 डिग्री, है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, या फिर ए बी बोल दो, कॉस थीटा। तो बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60, तो कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो गया 34 और प्लस ये हो गया तुमको 6 इंटू 5 30, और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, है ना। तो 34 प्लस 15 ये कितना आया √49, यानी इसका आंसर कितना हो गया 7। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 7। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? पार्ट 2 बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद द वेक्टर। सो ये तो हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का, दिस इज द आंसर टू पार्ट 1। तो पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में क्या है कि हमारा एक वेक्टर ऐसा था, एक वेक्टर हमारा ऐसा था, सो दिस वाज 5 एंड दिस वाज 3, और इनका जो रिजल्टेंट था वो कुछ मान लेते हैं ऐसा होगा 7, है ना। 7 आया था ना रिजल्टेंट। ये जो दो वेक्टर है आपस में कितना एंगल बना रहे थे 60 डिग्री का, एंड लेट्स से ये जो 7 है जो कि इनका रिजल्टेंट है वो मान लेते हैं एंगल बना रहा है अल्फा, है ना। वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है अल्फा। तो मैंने आपको यहाँ पे tan अल्फा का फॉर्मूला बताया था। tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है ना, यस, tan अल्फा का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है a साइन थीटा, है ना, a साइन थीटा डिवाइड बाई b प्लस a कॉस थीटा, है ना। तो अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ तो a साइन थीटा यानी 5 साइन 60 डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस 60, 3 प्लस 5 कॉस 60, ये हो जाएगा tan अल्फा का वैल्यू। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 5√3/2 अपॉन 3 प्लस 5/2, क्योंकि cos 60 इज 5/2, 1/2 होती है ना cos 60 की वैल्यू, तो ये होगी 5/2। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 प्लस 11/2, तो 5√3/11 आ जाएगा, ये 5√3/11, ओके, है ना। सो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 5√3/11। दिस इज द आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का, ओके। सो देख सकते हो कि कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। फॉर्मूला याद था, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, राइट। सो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और 5√3/11 हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, ये वाला, ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। तो अगर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ना, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड
7 Newton and 5 Newton acts on a particle at an angle theta to each other which can have any value, है ना. The minimum magnitude of the resultant force is, ठीक है. तो क्या कह रहा है ना कि देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे दो वेक्टर है, मतलब दो फोर्स लग रहे हैं 7 न्यूटन और 5 न्यूटन विच आर इंक्लाइंड ऑन एनी एंगल थीटा, है ना. तो लेट्स से कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को मैं ही कर दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका बस कॉन्सेप्ट देखना. देखो सॉल्यूशन में क्या है ना कि लेट्स से कि एक फोर्स हमारा कुछ इस तरीके का लग रहा है 5 न्यूटन और एक फोर्स हमारा कुछ इस तरीके का लग रहा है 7 न्यूटन, है ना. और ये जो बेसिकली दोनों फोर्सेस हैं ये कुछ एंगल आपस में इंक्लाइन है, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा, है ना. और इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से पास करेगा बीच से. ये आपस में किस एंगल से इंक्लाइन है, थीटा एंगल से, राइट. और इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से पास करेगा इनके बीच से, है ना. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इस रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू बताओ. यानी हमसे पूछा जा रहा है आर मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी. आर मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना है, राइट. सो देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है. रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी कॉस थीटा, है ना. सारी वैल्यूज़ को इसमें उठा के पुट कर दो क्योंकि रिजल्टेंट ही हमसे पूछ रहा है ना, तो सारी वैल्यू को उठा के पुट कर दो. तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर विच इज़ 49 प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 5 विच इज़ 70, है ना, विच इज़ 70 कॉस थीटा, है ना. ये आया. अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे आप फंस गए होगे, है ना. इतना तो आप भी कर दिए होगे लेकिन आप लोगों को कॉस थीटा का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा होगा, राइट. सो आई होप कि आप लोगों ने इतना तो कर दिया होगा. यहाँ पे आके आप फंस गए होगे, है ना. सो यहाँ पे देखो साइड में कि आपको पता है कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है. लाइक कॉस थीटा की अगर मैं रेंज की बात करूँ, है ना, रेंज मतलब उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर मैं पूछूँ कि कॉस थीटा एक्चुअली लाई कहाँ से कहाँ तक करता है ना. आप कहाँ तक वैल्यू जानते हो कॉस थीटा की. तो देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना. cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, राइट. और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, है ना. यानी आप देख रहे हो कि cos की जितनी भी हम लोगों ने पॉजिटिव थीटा की वैल्यू ली, है ना. अगर हमने cos थीटा की वैल्यू 0 ली, फिर 30, देन 45, देन 60 एंड देन 90, इतनी तो वैल्यू लेते हो ना एक्यूट एंगल में. तो आप अगर देखोगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस एंगल पे आ रही है, 0 पे आ रही है. कॉस 0 की वैल्यू 1 हो रही है. बाकी आप देख सकते हो किसी भी एंगल पे कॉस थीटा कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा. मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट थीटा इज इक्वल्स टू 0. आप देख लो किसी भी और वैल्यू पे कॉस थीटा 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी. अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 एट किस एंगल पे होगी,
एट थीटा इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, इतने पे होगी। और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना मैथ्स में, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया जाएगा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा की जो रेंज होती है, कॉस थीटा की जो रेंज होती है, डैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड -1। कॉस थीटा जो है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहता है, उससे कहीं जा ही नहीं सकता, यही इसकी रेंज होती है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में कॉस थीटा हमारा रहता है। सेम गोज फॉर साइन थीटा, साइन थीटा के लिए भी वही है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना, मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होता, तो यानी आप इन सारों को प्लस कर देते, है ना। देखो आप एक बात बताओ, ये जो पूरी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखना, ठीक है। आप एक मुझे बात बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी लिखी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे डिपेंड करेगी, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगी। कॉस थीटा अगर मैक्सिमम हो गया तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, और कॉस थीटा अगर मिनिमम हो गया तो ये हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा, है ना। सो ये जो पूरा हमारा फंक्शन है, ये जो पूरी जो क्वांटिटी है रूट के अंडर रूट के अंदर, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है थीटा, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इस टोटल फंक्शन के ऊपर, हमारी थीटा फंक्शन के ऊपर लाई कर रही है ना, डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आर मिनिमम की, है ना, आर मिनिमम विल अकर, आर मिनिमम की वैल्यू कहाँ पे होगी, विल अकर एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तभी तो कॉस थीटा मिनिमम होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फाइनली लिखूँ तो ये हो जाएगा 49 प्लस 25, और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये जाएगा -70। सो अगर आप यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, 74 - 70 √4, 2 आंसर आ जाएगा। देखें 2 है ऑप्शन में, यस, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में कितना आंसर, अच्छा इसमें तो निकालना था, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया था, है ना, इसमें हमारा 2 आंसर हो जाएगा, राइट। तो देख सकते हो इस तरीके से हम लोगों ने अप्रोच किया, है ना। अब ये वाले क्वेश्चन पे आओ, इसे ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी लाइक कंसेप्ट लगेगा आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, राइट। ट्राई करो इसे। देखो ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट किसी किसी स्टूडेंट्स को ये लाइक थोड़ा सा टफ लग सकता है ना, लाइक जिसने रिवीजन नहीं की है उसको तो टफ लगेगा ही। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहले आप कर लो इसे। हम्म, तो देखो इसमें बेसिकली हमें एक रेंज निकालना है ना, रेंज निकालना है। तो
यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि दो नॉन कोलिनियर फोर्सेस है ना, ये लाइन पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी लाइन को मिस कर जाओगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन में गलती कर बैठो। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस, one of 10 Newton and another of 6 Newton acts upon a body. The direction of the forces are unknown. The resultant force on the body will be between, मतलब हमें एक रेंज निकालना है कि रिजल्टेंट क्या होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ। नॉन कोलिनियर मतलब पैरेलल नहीं है ना। नॉन कोलिनियर मतलब हो गया कि हमारे जो फोर्सेस हैं वो कुछ इस तरीके से नहीं लग रहे हैं बॉडी पे, इस तरीके से एक ही लाइन में नहीं लग रहे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिया है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर अननोन, है ना, ये हमें दिया हुआ है। अगर ये नहीं देता तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते, राइट। तो नॉन कोलिनियर फोर्स नहीं है, पहले तो आप ये जानो, मतलब इसका एक डायरेक्शन होगा, ज़रूर होगा डायरेक्शन। पैरेलल नहीं है यानी इसका कोई डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन हमें बोल रहा है अननोन है। तो द रिजल्टेंट ऑफ द बॉडी विल बी हाउ मच, तो बिटवीन निकालना है हमें। तो लेट्स से कि एक जो हमारी फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लग रही है 10 न्यूटन की, और एक जो हमारी फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लग रही है 6 न्यूटन की, है ना। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बताओ। पॉसिबिलिटी यही हो सकती है ना कि ये दोनों फोर्स या तो कुछ एंगल पे लगेगी, है ना, यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं तो कोलिनियर हो जाएगा। और तो कुछ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना। ये मान लो कि दो फोर्सेज है, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, तभी तो ये नॉन कोलिनियर का केस हुआ, नॉन कोलिनियर का। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे ले लेते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दो फोर्सेज को ऐसे ले लेते, ये हो गया 6 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन, तब तो ये कोलिनियर हो गया ना, तब तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है नॉन कोलिनियर और तुम कोलिनियर कर रहे हो। सो एक पर्टिकुलर केस हमारा यही बनेगा। तो हमें पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, राइट। रिजल्टेंट की वैल्यू की मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो देखो ज़रूर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैक्सिमम रिजल्टेंट यहाँ पे कितना हो सकता है, राइट। मैक्सिमम जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट की, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, राइट। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एंगल भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो एंगल स्पेसिफाई नहीं किया गया अपने को, है ना। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगी मॉड ऑफ F1 प्लस F2, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, राइट। माइनस हो ही नहीं सकता बीच में, मैक्सिमम निकालना है यानी प्लस होगा दोनों। तो दिस विल बी 10 प्लस 16, सॉरी 10 प्लस 6 विच इज हाउ मच, 16 न्यूटन, राइट। अगर मैं मिनिमम बात करूँ, मिनिमम कितनी हो जाएगी, तो मिनिमम तो हो जाएगी -6 -10, है ना, -6 -10। लेकिन ये होगा नहीं ऐसा, क्योंकि फोर्सेस हमारे ऐसे नहीं लग रहे हैं बॉडी पे, है ना। सो मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम रिजल्टेंट हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी F1 माइनस F2 मॉड में, है ना। तो 10 माइनस 6 ये कितना हो गया, 4 हो गया। अरे मैक्सिमम और मिनिमम ही तो निकालना है ना, वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। तो एक हो सकता है मैक्सिमम रिजल्टेंट हो जाए, एक हो सकता है मिनिमम रिजल्टेंट हो जाए, है ना। रिजल्टेंट मैंने हमेशा बोला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रिजल्टेंट रूट के अंदर आता है, रूट के अंदर कभी भी कोई क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, राइट। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारी रिजल्टेंट है, यानी हम लोग कह सकते हो जो रिजल्टेंट है वो हमारी 16 ऐसे हो सकती है, 16 की इक्वल, हाँ ऐसे लिख दो। जो हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू होगी ना वो 16 से कम या उसके इक्वल हो सकती है, या फिर 4 से कम या उसके इक्वल हो सकती है, सॉरी 4 से ज़्यादा है उसके उससे इक्वल हो सकती है।
ये होगी वैल्यू, ये होगी इसकी रेंज, राइट, ये होगी इसकी रेंज। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बस आपको यहाँ पे एक पॉइंट को कंसिडर करना था, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर समझ जाते तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों रिजल्टेंट प्लस हो जाएंगे। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों में से कोई एक माइनस हो जाएगा, है ना। दोनों को माइनस करोगे तो मॉड में, देखो आपको ये पता होगा, क्वाड्रेटिक अगर आप पढ़े होगे मैथ्स में तो आपको पता होगा कि मॉड के अंदर कुछ भी चीज़ रखी रहती है ना। मॉड के अंदर मान लो कुछ भी चीज़ है, दुनिया की कोई भी चीज़, है ना, एनीथिंग, मॉड के अंदर कुछ भी रखा रहे ना, वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छा बोलूँगा क्योंकि इसमें मॉड का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, राइट। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन अगर जब भी आए ना जहाँ पे ऑप्शन में रेंज दिया रहे, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा आप इनइक्वालिटीज़ लगा दो। इनइक्वालिटीज़ क्या है ना कि जो रेंज जब भी आएगी, रेंज जब भी आएगी ना, रेंज ऐसे देख लो, जैसे कि इस पर्टिकुलर में देख लो, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। ऐसे का जब भी क्वेश्चन है ना तो ऐसे देख लेना कि जो रेंज आती है वो होती है हमेशा छोटी या उसके इक्वल। Q1 प्लस Q2, या फिर ये बड़ी या उसके इक्वल होती है Q1 माइनस Q2 के। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था क्योंकि मेरे को पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आता है ये चीज़। सो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे रेंज पूछा जा रहा है ना, और दो फोर्सेस की वैल्यू भी दी है, दो क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन किया जा रहा है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया, राइट। द फार्मूला इज, यहाँ पे देख लो, रेंज जो होता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में रेंज जो होता है वो हमेशा छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, किसके, दोनों क्वांटिटीज़ के सम के, या फिर वो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा दोनों क्वांटिटीज़ के डिफरेंस से। दिस इज द फार्मूला। अरे यार, ये ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में काम आता है ये फार्मूला, इसे आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। ठीक है, सो ऐसे करते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के सवाल को, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं ऐसे भी थोड़ा सा, हम्म, हम्म, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए थे, देख लेना। ओके, नाउ ये समझ में आ गया ना, तीनों क्वेश्चन एक बार देख लो। पहला वाला तो बहुत आसान था, दूसरा वाला भी काफ़ी आसान था, और तीसरा वाला तो थोड़ा सा कंसेप्ट था। ओके, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर। ओके, आर वेक्टर जिसकी जो वैल्यू है डेट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप। ये एक आर वेक्टर है हमारा। ये तो पता ही होगा आई कैप जे कैप के कैप क्या है ना। एक्स के डायरेक्शन में आई कैप लगता है, वाई के डायरेक्शन में जे कैप लगता है और जेड के डायरेक्शन में के कैप लगता है। ओके, देन मैंने बोला मैग्नीट्यूड अगर किसी भी वेक्टर का निकालना है तो उसके अगल बगल ऐसे दो डंडा लगा देते हैं ना। देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर कि आर वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। देन मॉड आर की वैल्यू कितनी होगी? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मॉड आर की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट विच इज़ 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट विच इज़ 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 और प्लस के कैप का कोफिशिएंट विच इज़ -1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1 + 4 + 1, 1 + 4 + 1 विच इज़ √6। देख सकते हैं यहाँ पे हमने आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर किया और तीनों को ऐड कर दिया। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। नाउ कमिंग ऑन टू थोड़ा सा और जानते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। ओके, यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, यूनिट वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूनिट वेक्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है ना। इसको हम लोग कैप से ऐसे दिखाते हैं ना, किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर ऐसे कैप लग जाता है तो इसे हम लोग यूनिट वेक्टर से ऐसे दिखाते हैं ना। तो बेसिकली ये मत लिखो यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग यहाँ पे दो, हेडिंग डालो यहाँ पे हाउ टू कन्वर्ट एनी वेक्टर इनटू अ यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें? ओके, सो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारा आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर है और उससे हमें कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर आर कैप पे। पता ही होगा यूनिट वेक्टर का सिंबल ऐसे होता है आर कैप, है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर वेक्टर को कन्वर्ट करना है किसमें? आर कैप में, है ना। सो क्या करते हैं, फॉर्मूला जो होता है ये होता है आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाई मॉड आर वेक्टर। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सॉरी आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाई मॉड आर वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर को अगर हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वो वेक्टर लिख देना और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। कन्वर्ट कन्वर्ट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इंटू अ यूनिट वेक्टर। तो कैसे करोगे?
सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ 3 स्क्वायर विच इज़ 9, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ 4, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज़ 16। सो अगर ये देखो तो ये हो रहा है रूट 29। तो कन्वर्ट करना है अगर यूनिट वेक्टर में तो क्या करोगे, वेक्टर को ऐसे लिखोगे, है ना, और डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर कर दोगे। तो ये हमारा हो गया, ये पर्टिकुलर वेक्टर को हम लोग इस तरीके से यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बस देखना था हमें, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये जो फॉर्मूला है इसे भी आपने याद रखना है। ओके, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने मैग्नीट्यूड देख लिया, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में देख लिया थोड़ा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे। ओके, तो हेडिंग डालो, सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि हमारा एक पी वेक्टर है ना, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, जैसे मान लो हमारा एक एम वेक्टर है जिसकी वैल्यू है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, है ना, और एक एन वेक्टर है जिसकी वैल्यू है A2 आई कैप, सॉरी A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप, है ना, और हमारा एक एन वेक्टर है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेते हैं, लेट्स से एक एन वेक्टर है जिसकी वैल्यू है X1 आई कैप, जिसकी वैल्यू है X1 आई कैप प्लस X2 जे कैप प्लस X3 के कैप। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग वेक्टर है ना, दोनों अलग अलग वेक्टर है। देन m vector dot n vector is given by, m vector dot n vector कैसे दिखाओगे, ये हो जाएगा m vector dot n vector is equals to A1i प्लस A2j प्लस A3 के कैप डॉट, डॉट यहाँ दे दोगे, डॉट X1 आई कैप प्लस X2 जे कैप प्लस X3 के कैप। ये हो जाएगा, ये जो मैंने लिखा है ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर ही आपस में मल्टीप्लाई होता है, बाकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, ये जो आई कैप है ये आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, जे कैप है वो जे कैप से ही होगा,
और जो के कैप है ये के कैप से होगा। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आई कैप को के कैप के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना ही हम लोग जे कैप को आई कैप के साथ कर सकते हैं। मतलब खुद का मल्टीप्लाई खुद से होता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा a1x1, ठीक है। फिर जे कैप का जे कैप के साथ करूँगा तो हो जाएगा प्लस a2x2, प्लस के कैप का के कैप के साथ ये हो जाएगा a3x3। दिस विल बी द आंसर टू द डॉट प्रोडक्ट। बस इतना ही लिखना है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट में आपको करना क्या है, यहाँ देख लो, ठीक है। आई डॉट आई है ना, आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आप आई कैप के साथ ही कर रहे हो, नहीं, आई कैप डॉट आई कैप ये हो जाएगा हमारा 1, आई कैप डॉट जे कैप ये हो जाएगा हमारा 0, आई कैप डॉट के कैप ये भी हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। जे कैप डॉट जे कैप ये हो जाएगा हमारा 1, जे कैप डॉट आई कैप ये हो जाएगा हमारा 0, जे कैप डॉट के कैप ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, के कैप डॉट के कैप ये हो जाएगा हमारा 1, के कैप डॉट आई कैप ये हो जाएगा हमारा 0, के कैप डॉट जे कैप ये भी हो जाएगा हमारा 0। ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट के लिए, ऑलराइट। ये टेबल को याद करना पड़ेगा आपको, तभी आपको जा कर के डॉट प्रोडक्ट समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, खुद का मल्टीप्लिकेशन खुद के साथ करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। खुद का मल्टीप्लिकेशन खुद के साथ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लो। एग्जांपल है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 3k, देन ए डॉट बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो कैसे करेंगे, ए डॉट बी की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी, सॉल्व करो तो आई इंटू आई 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, तो ये -2 हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, सेम हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ठीक है। और बाकी आई का जे के साथ करोगे तो वो तो 0 ही हो जाता है, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट, काफ़ी आसान होता है, राइट, है ना। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। अब आपको समझ में आया, यहाँ पे जो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं √(a² + b² + 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए डॉट बी होता है ना, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, ऑलराइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। अब समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर दो वेक्टर भी दिया जाए और रिजल्टेंट बोले निकालने का, तो आप आराम से उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, है ना। यस, सो ये था डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है डॉट जितना है, ठीक है। सो डॉट जितना इंपॉर्टेंट है,
सो लेट्स कम ऑन टू द क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले ना हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा ना, देखो कि जैसे डॉट प्रोडक्ट में खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा खुद का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल पहले देख लो, टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई क्रॉस आई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। आई क्रॉस जे की जो वैल्यू होती है दैट इज के कैप। आई क्रॉस के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज माइनस जे कैप, ठीक है। आई क्रॉस के की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस जे कैप। मैं बताऊंगा कि माइनस कहाँ से आया, ठीक है, सब समझना है। ये देख लिया। नेक्स्ट इज जे क्रॉस जे, सॉरी, जे क्रॉस जे की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है हमारी माइनस के, है ना। माइनस के, और जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है आई कैप, है ना। अब के पे आ जाओ, जे वाला देख लिया हमने, के पे आ जाओ। के क्रॉस के क्रॉस के की वैल्यू 0 होती है। के क्रॉस आई की जो वैल्यू होती है दैट इज जे, है ना। और के क्रॉस जे की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस आई, ये होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कितना, लाइक कैसे आपको तुरंत तुरंत लिख दिया हमारी वैल्यू, याद याद थी क्या तेरे को? तो याद नहीं थी मेरे को, ठीक है ना, मेरे को याद नहीं थी। मैंने इसकी वैल्यू कैसे लिखी है मैं बता रहा हूँ। मैंने इस सर्कल की मदद से इसकी वैल्यू लिखी है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने इस सर्कल के मदद से इसकी वैल्यू लिखी है। यहाँ पे होगा, नहीं, इसको डिलीट ही कर दो। शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, हम्म, यार एक काम करो ना, फ्री हैंड बना लेते। सो देखो मैंने इस सर्कल की मदद से इसकी वैल्यू लिखी है। लेट मी ट्राई टू मेक अ परफेक्ट। इस सर्कल की मदद से मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू लिखी है। देखो
क्या करना है आपको, सर्कल में एक जगह लिखना है आई, ठीक है, ऐसे करके एरो दे देना, एक जगह लिख देना आई, आई कैप, फिर ऐसे एक एरो दे देना, यहाँ लिख देना जे कैप, और इसके ऊपर एक ऐसे एरो दे देना, ये लिख देना के कैप। कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये सर्कल के मदद से मैंने ये वैल्यू लिखी है इसकी, ठीक है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ये सर्कल याद होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ये सर्कल याद होना चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जस्ट लिसन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मान, देखो फिजिक्स में अगर आपको डायरेक्शन डिफाइन करना है ना, तो एक डायरेक्शन को आपको हमेशा पॉजिटिव मानना होता है, एक डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव मानना होता है। कोई सी भी आप मान सकते हो, लेकिन एक को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरी को नेगेटिव मानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे वेक्टर में बताया था ना पहले, अगर आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, तो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। आपको समझ में आया था मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है, ये नेगेटिव वाई में जा रहा है। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि अगर एक को आप पॉजिटिव मानते हो तो दूसरे को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर नहीं मानोगे तब भी वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो नेगेटिव मानना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव तो एक को नेगेटिव। तो यहाँ पे किसी को भी मान सकते हो, यहाँ पे क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव मान सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान दो, बट मैंने यहाँ पे प्रेफर किया एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका डायरेक्शन आएगा तो दैट विल बी पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन आएगा दैट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का जो साइन मैंने डिसाइड किया है ना, वो डायरेक्शन देख के किया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम लोग आई कैप की बात करें तो मैंने क्या बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दूसरों के साथ होता है, खुद के साथ नहीं होता। तो खुद के साथ होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जैसे डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही होता है, दूसरों के साथ होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दूसरों वेक्टर के साथ होता है। तो जैसे देखो आई क्रॉस आई की वैल्यू तो जीरो हो गई क्योंकि खुद के साथ था, आई क्रॉस जे है ना, तो आई क्रॉस जे, आपको आई से कहाँ जाना है, जे में जाना है ना, आई से कहाँ तक जाना है, जे में जाना है। तो अगर आप देखो इस सर्कल को देखो, आई से अगर आप जे में जाओगे तो आप इसी डायरेक्शन में आपको के मिल जाएगा, आई से जे जाते वक्त आपको इसी डायरेक्शन में के मिल जाएगा ना, राइट। आई से जे जा रहे हो तो उसी डायरेक्शन में के मिल जाएगा, और किस डायरेक्शन में मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मिल रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है आई क्रॉस जे इज के, ठीक है। अब बात करते हैं आई क्रॉस के। तो देखो आई क्रॉस के आप ऐसे नहीं जा सकते हो, देखो आई क्रॉस के आप ऐसे नहीं जा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में जे आ गया है ना। तो आई क्रॉस जे अगर जाना पड़ेगा ना आई क्रॉस के, तो आपको इस डायरेक्शन से जाना पड़ेगा जहाँ पे बीच में कोई वेरिएबल नहीं है। अगर आप ऐसे जाते तो देखो बीच में यहाँ पे जे आ गया तो ये आपको रोक देता, तो इसलिए आई क्रॉस के आपको ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे जाने के लिए देख सकते हो आप यहाँ पे पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, तो इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस जे। क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव माना था, इसलिए यहाँ पे इसका क्या वैल्यू आ गया, माइनस जे, ठीक है। कमिंग ऑन टू जे, तो जे क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, खुद के साथ है। जे क्रॉस आई, यहाँ पे देखो जे क्रॉस आई, अब देखो जे क्रॉस आई आपको ऐसे नहीं जा सकते हो आप, है ना, जे क्रॉस आई आप ऐसे नहीं जा सकते हो, क्यों, यहाँ पे बीच में के आ जाएगा। तो जे क्रॉस आई आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे जाओगे तो देखो ये क्लॉकवाइज मैनर कंप्लीट हुआ, है ना, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो ना ऐसे, तो क्लॉकवाइज मैनर कंप्लीट हुआ। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या डायरेक्शन लिखा है, नेगेटिव। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी जे क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के, राइट। जे क्रॉस के, अब देखो जे क्रॉस के आप आराम से ऐसे जा सकते हो, है ना, तो आराम से जाओगे जे क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंचोगे कहाँ, आई पे, तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी होगी, आई कैप, ओके। अब आते हैं हम लोग ज़रा के पे। तो के क्रॉस के की वैल्यू जीरो हो गई, खुद के साथ था। के क्रॉस आई, तो देखो के क्रॉस आई आराम से आप, अब तो के क्रॉस आई आप ऐसे जाओगे नहीं क्योंकि बीच में जे आ गया, है ना।
तो जाना पड़ेगा आपको ऐसे इसी डायरेक्शन में। तो के क्रॉस आई अगर आप गए तो आप देख सकते हो कहाँ पे लैंड किए, आई पे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी, जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, है ना। के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव जे कैप। के क्रॉस जे, अब देखो के क्रॉस जे आपको जाना है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, है ना। इस डायरेक्शन से आप जा नहीं सकते क्योंकि आई आ जाएगा। तो के क्रॉस जे यू आर गोइंग इन पॉजिटिव क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। के क्रॉस जे आप देख सकते हो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, है ना, क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहे हो ऐसे। सो दिस इज व्हाट, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। क्लॉकवाइज जा रहे हो ना के क्रॉस जे, दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव किसका, आई का। के क्रॉस जे कहाँ पे जाओगे, के क्रॉस जे कंप्लीट करने के बाद आई पे जाओगे ना, दैट्स वाई इट इज नेगेटिव। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, देख सकते हो, ठीक है। सो ये था पूरा फंडा। एक तो तरीका हो गया आपको इस तरीके से करने का, है ना, सर्कल वाला मेथड, जो कि मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ, है ना। छोटे छोटे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करने ना तो आप सर्कल वाले मेथड से करो, आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एग्जांपल ले लेता, जैसे हमने वहाँ पे लिया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल इज लेट m vector is equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, है ना। n vector is equals to x1 I cap plus x2 j cap plus x3 k cap, ठीक है। देन m वेक्टर क्रॉस n वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, m वेक्टर क्रॉस n वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो, ये हो जाएगी a1 I प्लस a2 j प्लस a3 k क्रॉस x1 I x2 j x3 k, है ना, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करोगे तो देखो आई कैप और आई कैप कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। आई क्रॉस जे मैंने बताया यहाँ पे देखो, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है, के कैप। तो ये हो जाएगा a1, है ना, a1 और x2, ठीक है, a1 x2 के कैप, राइट। फिर ये हो गया आई क्रॉस के की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जे, यानी a1 x3, तो माइनस a1 x3 जे कैप। फिर a2j और x1 आई, तो j क्रॉस आई कितनी हो जाएगी, j क्रॉस आई विल बी माइनस के, यानी ये दिस विल बी माइनस a2 x1 के कैप। और ये j क्रॉस j तो फिर जीरो हो गया, और j क्रॉस के कितना हो गया, j क्रॉस के विल बी आई, यानी प्लस a2 x3 आई कैप, ये हो गया। अब k क्रॉस आई कितना हो जाएगा, j, यानी a3 x1 j कैप, है ना। और फिर k क्रॉस j कितना हो जाएगा, माइनस है, यानी माइनस a3 x2 j कैप माइनस, और k क्रॉस ये तो जीरो ही हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आया वो कुछ ऐसे इस तरीके का आया, है ना, इस तरीके का आया। अब आप देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या अंतर है, ज़रा ध्यान से देखो। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप आ जा रहा है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ नहीं आ रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट में देख सकते हो आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट में देख सकते हो कुछ नहीं आ रहा था, आपका एक स्केलर वैल्यू आ रहा था, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे किया था इसको डॉट प्रोडक्ट इसका, तो यहाँ पे स्केलर वैल्यू आया था। दैट्स वाई डॉट, ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने से आपका हमेशा स्केलर वैल्यू आता है, ठीक है।
डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट जब भी करोगे आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे आप लिख सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि जब भी क्रॉस आप करते हो, किसी भी दो वेक्टर का आप क्रॉस करते हो तो आंसर हमेशा आपका वेक्टर में आता है, देख सकते हो वेक्टर में आंसर आया है, राइट। सो ये हो गया हमारा m क्रॉस n वेक्टर का वैल्यू आंसर, ठीक है, वेक्टर में आया आंसर, है ना। तो देखो एक तरीका होता है आपको ये सर्कल मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का, जिसमें आप डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली आप साइड बाय साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो और इस टेबल को देख करके आप हमेशा आंसर लिख सकते हो। बट ये टेबल आप कितनी देर तक देखोगे, है ना। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये जो टेबल है ये आपको याद होना चाहिए सर्कल की मदद से। अगर आपको टेबल याद नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप इस सर्कल को याद करो। मैं टेबल याद नहीं करता, मैं ये सर्कल को याद करता हूँ। सर्कल को याद करोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे सर्कल का, आपको आराम से पता चल जाएगा क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का, वो होता है डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ना, देखो डिटर्मिनेंट अगर निकालना है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप पे एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जो हमारा m वेक्टर है दैट इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। और हमारा एक n वेक्टर है दैट इज़ i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये है, ठीक है। देन m क्रॉस n, देखो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो ना। डायरेक्टली आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर किया है ये वाला, डायरेक्टली मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना क्रॉस में, ये टेबल को याद करते हुए। आप भी इसे डायरेक्टली कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी आपको डिटर्मिनेंट मेथड बताने जा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है। तो देखो क्या होता है, डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको m क्रॉस n का वैल्यू पता चल जाएगा। सबसे पहले दो ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से, ना। उसके बाद सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखो i, फिर यहाँ उसके बगल में लिखो j और उसके बगल में लिखो k, ठीक है। दो लाइन ड्रॉ कर दिया, पहले में लिखा i, दूसरे में लिखा j, तीसरे में लिखा k। उसके बाद जो हमारे दो वेक्टर हैं, है ना, दो वेक्टर हैं, उनका i का कोफिशिएंट देखो, तो एक में 2 है, एक में 1 है ना। यहाँ पे 1 i कैप लिखा है ना, तो 2 है, तो पहला हमारा क्या है 2 है, और उसके नीचे क्या है हमारा 1 है ना। अच्छा, फिर j का कोफिशिएंट देखो दोनों का, एक का 3 है, एक का -3 है, तो एक का 3 लिख दिया, एक का -3 लिख दिया। फिर k का देखो, तो एक में 5 है और एक में -4 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे -4 लिख दिया, बस इतना लिख दिया। अब इससे अगर आप सॉल्व करोगे ना इस डिटर्मिनेंट को, तो आपको m क्रॉस n का वैल्यू पता चल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो डिटर्मिनेंट को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आप ऐसे समझो, थोड़ा सा यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको बताना पड़ जाएगा मुझे। डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना है तो देखो इसे जो होता है ना, ये इसे कहते हैं हम लोग रो, है ना, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है, कॉलम।
तो रो कॉलम मेथड से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को साइड कर देना है, गायब कर देना है ना। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम मतलब दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, इसको आपने गायब कर दिया है ना। उसके बाद आपको ये जो बचा है ना, ये जो बचा हुआ है इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इस बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है माइनस के साथ। मैं क्या बोल रहा कि आपने इसको गायब कर दिया, उसके बाद आपको इसका बचा हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 इंटू -4 कितना हो गया, -12। बीच में एक माइनस का भी साइन दे दो, और फिर 5 इंटू -3 इज वॉट, -15। ये और फर्स्ट रो को चूंकि तुमने गायब किया है, तो फर्स्ट रो में क्या था, हमारा आई कैप था, तो यहाँ पे बाहर में एक आई कैप भी लगा दो, ये ठीक है, राइट। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, सेकेंड रो को गायब करो, है ना, सेकेंड रो को गायब करो। तो सेकेंड रो हमारा ये है, तो सेकेंड रो तो ऑलरेडी गायब है, सेकेंड कॉलम को भी गायब करो। तो सेकेंड कॉलम को अगर तुम गायब करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। So this was I, this was J, and this was K, है ना। दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K। क्या था हमारा I का 2 और -2, सॉरी 2 और 1 था ना, 2 और 1। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गायब किया, तो हमें इतना मिला। सिमिलरली सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को गायब करो। तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे लिख लो कि इससे हम लोग हमेशा प्लस के साथ ओपन करते हैं, प्लस के साथ इससे हमेशा ओपन करते हैं, इससे हम लोग माइनस के साथ हमेशा ओपन करते हैं, इससे हम लोग प्लस के साथ हमेशा ओपन करते हैं, अल्टरनेट चलता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -J कैप, है ना। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को अगर आप गायब करोगे, then this will be 2 into -4 which is -8 minus 1 into 5 which is 5, ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड को आपको फिर से प्लस के साथ खोलना है, तो ये हो जाएगा +K, और इसको गायब करते हो तो ये हो जाएगा -6, बीच में फिर से माइनस का साइन और -3, ये हो जाएगा। सॉल्व करो इसे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 13j कैप, और ये हो जाएगा -9k कैप। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा। मैथ्स में आप पढ़ोगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जब आपका 12th का एक चैप्टर है, तो आप आराम से कर सकते हो सॉल्व, राइट। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल हमारा एक ऐसा डिटर्मिनेंट है ना, ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको हमेशा प्लस के साथ ओपन करना, इसको हमेशा माइनस के साथ ओपन करना, इसको हमेशा प्लस के साथ ओपन करना, अल्टरनेट। तो देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, और फर्स्ट रो को डिलीट किया तो ए हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा, ओके। टॉप एलिमेंट हमेशा मल्टीप्लाई होते जाता है साइन के साथ। तो ये हो जाएगा RM, बीच में -NQ, इसको और इसको अगर एलिमिनेट किया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही बचेगा ना, ठीक है। अच्छा बीच में देखो फिर बी पे आना है, तो माइनस के साथ एक माइनस साइन दे दो, क्योंकि बी में माइनस का साइन था,
और इस बार देखो इसको और इसको एलिमिनेट करना है ना, तो दिस विल बी आर एल माइनस एन पी, आर एल माइनस एन पी, राइट। अब देखो प्लस सी फिर से कर देना, यहाँ पे प्लस सी है। अब इस बार आपको इसको और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो दिस विल बी एल क्यू माइनस पी एम, ये होता है। डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक आपको लाइक डेमो दिया है कैसे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, आप इसे एक बार जाके देखना, ठीक है। और एक काम करो, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, इस सेम क्वेश्चन को आप नॉर्मली जैसे क्रॉस क्रॉस करते हो ना टेबल देख करके, वैसे नॉर्मली क्रॉस करके लेके आना और मैच करना आंसर आया कि नहीं। आंसर ये आएगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे क्रॉस करते हो वैसे आप करना, राइट, और देखना कि आंसर आया कि नहीं, है ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हमने पढ़ लिया क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लिया, है ना। क्वेश्चन भी हमने देख लिया, डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको सिखा दिया कैसे क्या करना है, ओके, राइट। सो नाउ थोड़ा सा और हम लोग आगे आते हैं। तो ये तो हमने कर लिया, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर विच इज इंक्लाइंड ऑन एंगल थीटा, कोई थीटा एंगल जिसमें हमारे ये जो ए और बी वेक्टर है इंक्लाइंड है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होता है ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, जो फॉर्मूला होता है दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, ये फॉर्मूला होता है। ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, यहीं से तुम ए डॉट बी का फॉर्मूला लिख सकते हो थीटा के टर्म्स में। दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हमारा आता है ए मॉड बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आपस में मल्टीप्लाई किया तुमने, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दूँ, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स find the angle between the vectors I cap plus j cap plus k cap and 2i cap minus j cap minus k cap। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट करोगे किसके साथ, दूसरे वेक्टर के साथ,
2y माइनस जे माइनस के, है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड को इनटू कर दोगे डिवाइड में। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 1² प्लस 1² विच इज़ √3 इनटू इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ √6। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करो ऊपर वाले को, सो ये हो जाएगा 2y डॉट आई, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला मल्टीप्लाई होता है सिर्फ। और ये हो जाएगा -1 जे डॉट माइनस जे कितना हो जाएगा -1, और के डॉट माइनस के कितना हो जाएगा -1। तो यार ये तो देखो, ये सिंपल हमारा √3 इंटू √6 हो गया, और ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि ये -2 -2 0 हो गया ये। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, cos थीटा की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। यानी ये जो दो वेक्टर है ये आपस में 90 डिग्री में इंक्लाइंड है ना, तभी तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 आई। तो ये हो गया हमारा π/2। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के सवाल को, ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट इज राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग इसमें, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा वेक्टर ऐसा है और एक हमारा वेक्टर ऐसा है। ठीक है, सो अगर आप A क्रॉस B करते हो ना, A क्रॉस B अगर करते हो यानी A से B तक जाते हो, तो आपको क्या करना है, अपने चारों राइट हैंड के चारों फिंगर्स को A की तरफ रखना है और B की तरफ घुमाना है। ठीक है, यानी आप अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे B की तरफ। ठीक है ना, 4 फिंगर्स को आप ऐसे घुमाओगे B की तरफ, राइट। तो आप देखोगे जब आप ऐसे चारों उंगली को अपने A से B की तरफ घुमाओगे तो आपका जो थंब होगा ना, थंब वो ऊपर ऐसे पॉइंट कर रहा होगा। आप देखो करके, आपका जो थंब होगा वो ऐसे ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होगा, है ना, एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का समझ में आ गया कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। अपनी चारों फिंगर्स को लो, एक वेक्टर के ऊपर अलाइन करो, और जिसका अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो A क्रॉस B करना है तो A से B तक जाओ। A से B तक जाओगे, कर अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब जो डायरेक्शन आपका देगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, है ना। जैसे यहाँ पे एक और ले लो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर ऐसा है, A वेक्टर, और एक वेक्टर आपका कुछ ऐसा है, फिर ऐसा नहीं लो, कुछ ऐसा है B वेक्टर। तो मुझे A क्रॉस B का डायरेक्शन बताओ। तो चारों फिंगर को लो और B की तरफ कर्ल करोगे ना, A का फिंगर्स A की तरफ अपने चारों फिंगर को लो, B की तरफ कर्ल करोगे तो आपको दिखेगा कि A क्रॉस B का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, स्लांट है ना।
कुछ इस तरीके का है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके का आएगा। दिस विल बी डायरेक्शन फॉर ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का, राइट। सो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया यहाँ पे, ए क्रॉस बी जो होती है ना वो हमेशा हमें परपेंडिकुलर वेक्टर देती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे देख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो है आप करोगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। इसे परपेंडिकुलर वेक्टर भी कह सकते हो या नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपको मैथ्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना, ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, कुछ कुछ और पॉइंट लिखो यहाँ पे। देखो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को मैंने तुरंत खत्म कर दिया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कंसेप्ट है इसलिए मैं कंसेप्ट को नहीं इग्नोर कर सकता। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, है ना। ये होता है, यानी ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये कैसे जस्टिफाई हुआ, ये जस्टिफाई हुआ हमारा ये जस्टिफाई हुआ हमारा ऊपर वाले से, विच इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे, अगर आप देखो ए क्रॉस बी का अगर आप डायरेक्शन निकाल रहे हो तो थंब आपका ऊपर आ रहा है ना, राइट। लेकिन अगर आप बी क्रॉस से निकालोगे ना तो आप देखोगे कि थंब आपका नीचे आएगा। आप बी से ए की तरफ आओ तो आप देखोगे कि आपका थंब जो है वो नीचे आ रहा है। एक में थंब ऊपर आ रहा है तो एक में थंब नीचे आ रहा है, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ओके। ये होता है फंडा हमारा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है ना, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है दैट इज मॉड बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये होता है, मॉड बी साइन थीटा। यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी ए क्रॉस बी बाई मॉड बी। ये ए क्रॉस बी बाई मॉड बी, ऑलराइट। सो ये क्वेश्चन एक ट्राई कर लेना घर पे। इफ राइट, ये कर लेना।
है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे ना क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे मैं बताया था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है ना, देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा सकते थे। यहाँ पे जब हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था ना, यहाँ पे हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया था, 0 आ गया था, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया था, पाई/2, राइट। तो पाई/2 आया, यानी एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, व्हेन ए डॉट बी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तब जो दोनों वेक्टर होते हैं ना, वो आपस में राइट एंगल बनाते हैं, ये आप लिख लो, राइट। और यहाँ पे लिख लो, व्हेन व्हेन ए क्रॉस बी की वैल्यू जब 0 आ जाती है, देन ए वेक्टर बिकम्स पैरेलल टू बी वेक्टर। आप समझ सकते हो, अगर पैरेलल हो जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0, है ना। तो ये आप भी यहाँ पे नोट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे तो मैंने आपको ए क्रॉस बी का सारा फंडा बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया ए क्रॉस बी का, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और ये क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया था, है ना। राइट। तो यहाँ पे हमने अपना क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे कुछ आई डोंट थिंक ये बताना बचा है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आपका ख़त्म कर दिया। देखो यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे आप एक चीज़ हिंट यहाँ पे मेरे तरफ से आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हिंट यहाँ पे याद कर लो, हिंट्स या फिर कॉमन रिजल्ट, ऐसे लिख देता हूँ, कॉमन रिजल्ट। ठीक है, कॉमन रिजल्ट में क्या है, ये दो चीज़ आप याद कर लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये दो चीज़ आप याद कर लो कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन two vector of equal magnitude are inclined at angle 60 degree between them, then resultant is equals to root 3 times the vector।
ये आपको लाइक क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में आपको लाइक हेल्प कर देगा। ओके, सो ये पहला पॉइंट हुआ कॉमन रिजल्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट इज व्हेन यहाँ पे इसको हम्म, ठीक है, ये होता है 60 डिग्री में अगर इंक्लाइन हो तो वो रूट 3 टाइम्स हो जाता है। अगर हमारा 90 डिग्री में इंक्लाइंड हो तो वो रूट 2 टाइम्स हो जाता है। ओके, ये हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखो, एग्जांपल एग्जांपल लेट्स से एक हमारा एक ऐसा 5 वेक्टर है, यहाँ पे 5 है ना, ये भी 5 है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 5√3। ये इसका रिजल्टेंट होगा, कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। ओके, अगर आपको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, a² + b² + 2ab cos थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स से ऐसे 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आता है दैट इज़ 4√2। रूट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 4√2 हो जाएगा। सिंपल, आप देख के आंसर बता सकते हो। ठीक है, इसमें भी वही है, अगर रिजल्टेंट निकालना है कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, और जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जनरल फार्मूला जो होता है ना, वो होता है रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2a cos θ/2। ये फार्मूला होता है जनरल। इसी फार्मूला में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये मेरे को आंसर आया। ये फार्मूला होता है, देख लो। अगर यहाँ पे ये फार्मूला लगाओगे 2a cos θ/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2a cos θ/2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 × cos 60/2 विच इज़ cos 30। देख लो, वही आ गया। 10 × √3/2 विच इज़ 5√3 आ गया, है ना। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी अगर फार्मूला लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × cos 90/2, तो ये हो गया हमारा 1/√2। देख लो, वही आ गया 2√2। ठीक है, यार यहाँ पे 4 था ना, सॉरी, वही मैं सोचूँ, यहाँ पे 4 था ना। सो यहाँ पे अगर करोगे तो 2 × a cos 45 विच इज़ 1/√2। 8/√2 कितना हो गया, 4√2। यस, ठीक है।
राइट। सो ये तो हमने कर लिया अपना सारा। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। रिजल्टेंट भी हमने यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद हम लोग उसी लेक्चर में फोर्स स्टार्ट कर देंगे, राइट। फोर्स, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग फोर्स शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग।